हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सबके बहुत बहुत स्वागत है। आज सीटेट 2024 की तैयारी में हम सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। जिसमें पहला ऑप्शन है पाल वंश चालुक्य राष्ट्रकूटों द्वारा, दूसरा गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों पाल वंशों द्वारा, गुर्जर प्रतिहारों चालुक्य पाल वंशों द्वारा और गुर्जर प्रतिहारों चोल वंश और पाल वंश द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे इसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन आज करेंगे, जिसमें इसका आंसर है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि गुर्जर लगातार 3 में आए हैं, लेकिन अब इनके साथ जो प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं और पाल वंश हैं, वो वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पाल वंशों द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज में किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न वक्तव्य ए और बी पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य 1, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूल करते थे। और वक्तव्य 2 है, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। अब हमें इसमें देखना है कूट ए सही है या बी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है इसमें। अब हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए हैं, जिसमें जो सबसे सही आंसर है कि जो महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूल करते थे, यह सही नहीं है। औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया, ये सही है। यानी कि जो ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत और बी सही है, वो ऑप्शन हमारा है तीसरा, यानी कि इसका आंसर हुआ ए गलत है और बी सही है। यानी क्योंकि महाजनपदों के शासक केवल किसानों से ही कर वसूल नहीं करते थे, ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा मिलान हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 से। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। इन सब में अगर आपने अकबर को पढ़ा होगा तो इन सब में आंसर सही है, उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। पूरे मुगल वंश में अकबर एक उदार प्रवृत्ति में था, जिसको बाद में उन्होंने विभिन्न धर्म और रीति रिवाजों में रुचि रखी और जिन्होंने दीन इलाही धर्म का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, या तीसरा ऑप्शन भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था, आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और व्यवहारिक संबंध। तो इसमें ना ही तो ये है केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण नहीं, ये भी सभी ने मोस्टली किया था। भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, ये था उनका मेन तीसरा। इसका मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। भूमि कर था जो टैक्स लेते थे, वो उनकी आय का मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? वो आप सभी को पता होगा, अवधी भाषा में लिखी हुई है। ना ही संस्कृत में, ना हिंदुस्तानी, ना ब्रज भाषा, अवधी भाषा में है तुलसीदास की रामचरितमानस।
ये अवधी भाषा में थी। अगला क्वेश्चन है, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो कौन थे वो चारों ऑप्शन हमें देखने हैं। पहले नैनार और अलवार, शंकर और रामानुज, अल्लमा प्रभु और अक्म महादेवी, सिद्ध और योगी। इनमें ये तीनों नहीं थे। ये पहला ऑप्शन सही है। इसमें नैनार और अलवार वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन? नैनार और अलवार। अगला क्वेश्चन हमारा 37, गौंड जातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ में तो वो है ही है गौंड जातियाँ। अब साथ में और कौन है? तो इसमें है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये जो गौंड जाति जनजाति है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा 38, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए, जिसमें आगे देखना है। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ये ए हो गया। बी, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। ऑप्शन 3 जो इन्होंने दिया है, दीकू लोगों ने आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। अब कूट केवल एक सत्य है, ए और बी दोनों सत्य हैं, या ए और सी सत्य हैं, या ए, बी और सी सभी सत्य हैं। सभी तो सत्य नहीं है। इसमें केवल सबसे जो ऊपर है वो सही है, क्योंकि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारी को जो ये हैं इनको अपना शत्रु समझते थे। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए सही है इसका। तो इसमें केवल ए सही, यहाँ पर ये वाला हमें देना होगा आंसर। केवल ए सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। अब 39, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? सतनामी पूर्वी भारत में मजदूर करने वाले समूहों के लिए, दूसरा उत्तरी भारत में होने वाली जाति भेदभाव के लिए, तीसरा मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, और चौथा पश्चिम भारत के मैला सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो अब हम चारों ऑप्शन देख लिए। तो जो सतनामी आंदोलन का गठन है वो मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था, जिसका नाम सतनामी आंदोलन था। और मध्य भारत में चमड़े के काम को जो करते थे उनके लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए सतनामी आंदोलन का गठन किया गया था, ताकि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके। अब प्रश्न अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र से मेल खाते हैं? अब हमें मेल देखना है कि किसका किससे है। सतनामी आंदोलन, पंजाब, मटुआ तमिलनाडु, सत्यशोधक महाराष्ट्र, आर्य समाज केरल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये मेल खाता है सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र। ये आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध अपने क्षेत्र में मेल खाता है, यानी कि ये महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में चलाया गया था, वहाँ पर चला था ये। अब अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? एक, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास। दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, ये श्री नारायण गुरु। और सी ऑप्शन, शूद्र और अतिशूद्रों की जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देना चाहिए, ये ज्योतिराव फूले ने कहा है। तो अब इनमें नीचे जो कूट लिखा हुआ है ए बी बी सी, अब ये हमें देखना है क्योंकि इनमें से कौन से दावे जो किए गए हैं जाति के, उनमें से कौन सा सही है, इनमें कौन सा सही है वो हमें ढूंढना है। तो निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति, पहले से जो ऑप्शन एक है संस्कृति की वास्तविक समर्थक है, घासीदास, ये तो नहीं है। अब दूसरा पढ़ते हैं, जाति के आधार पर। अब हमें यहाँ में इसमें देखना है कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये नहीं है। अब हमें देखना कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता की जाति, ये श्री नारायण, ये बिल्कुल सही है। और शूद्र तीसरा देखते हैं, और शूद्रों की जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देना चाहिए, ज्योतिराव फुले ने कहा था, तो ये भी सही है। यानी बी और सी सही है। ये हम किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में हमें ये मिल रहे हैं, बी और सी में। ये यहाँ पर मिला, ये ऑप्शन नंबर 2 में मिला है, तो इसका मतलब इसका उत्तर हुआ बी और सी, क्योंकि ये दो सही हैं और ये दोनों को, बी और सी को दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं अपना 42, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा या कौन से वक्तव्य सही हैं? किसके संदर्भ में देखना है हमें? औपनिवेशिक भारत के संबंध में हमें ये देखना है। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के संबंध में। एक है, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार था। दूसरा है, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके। सी, इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। हमने पढ़ लिया, अब हमें इनका कूट देखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके हम यहाँ तो उत्तर सही ढूंढ लेते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते। अब जो सही है उसको, जो सही है उसको सही और गलत को गलत करते चलेंगे तो इसमें हमें ढूंढने में आसानी रहती है। तो ये कह रहा है ए और बी सत्य है, तो अब हमें देखना है, अधिकांश नौकरी पर अंग्रेजों का अधिकार था, ये बिल्कुल सही है। इसके द्वारा आशा की गई कि धन के भाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके, ये भी सही है। इसके द्वारा आशा की गई कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा, ये नहीं है। तो ए और बी जिसमें कह रहे हैं कि ए और बी सत्य है, ये पहला है, तो यानी कि हमारा इसका आंसर हुआ ए, जो एक है वो हुआ जिसमें ए और बी दोनों को सत्य बताया गया है। ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि रोलेट सत्याग्रह से संबंधित है। इन सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प बताइए। एक, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की। दूसरा, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। और सी है, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। मैं थोड़ा रुक के धीरे धीरे इसीलिए आपको कर रही हूँ कि ताकि आप स्वयं भी उस क्वेश्चन को पढ़ सकें, स्वयं उस क्वेश्चन को देख सकें। अगर मैं बहुत स्पीड में पढ़ूंगी तो हो सकता है मेरी आवाज़ के साथ आप इतना जल्दी से जो माइंड होता है वो कैच नहीं कर पाता। तो दोनों चीज़ होती है ना, दृश्य श्रव्य दोनों ही अच्छे प्रकार से काम करें वो अच्छे से होता है। इसलिए ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। अब इनके ऑप्शंस में जो कूट है उसको देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि रोलेट एक्ट के विरोध में ये हम इन पे निशान लगा लेते हैं। पहले कौन सा सही है? ये सही है कि गांधी जी ने 1919 में किया था। अब दूसरा देखते हैं, पुलिस की शक्तियों द्वारा बढ़ती थी, वह ये एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। ये बिल्कुल गलत है, आप भी जानते हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों का तो हनन हुआ था। अब 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में बिल्कुल मनाया गया, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ए और सी सही है और बी गलत है। तो ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ए ऑप्शन में भी नहीं मिला, बी ऑप्शन में भी नहीं मिला,
तीसरे ऑप्शन में हमें मिल गया ए और सी, और ये भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो रोलेट सत्याग्रह वाला है इसका आंसर हुआ तीसरा, ए और सी, क्योंकि ए सही है और सी सही है और वो हमारा मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 से, इसलिए ये सही हुआ। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारा एसएसटी वाला पोर्शन है वो 60 नंबर का आता है, लेकिन वो डिवाइड होता है 40 नंबर का तो हमारा प्योर जो एसएसटी होता है वो है, और उसमें से 20 नंबर जो एसएसटी आधारित पेडागोजी होता है, उन दोनों को मिलाकर यह हमारा 60 बनता है। तो जो 20 नंबर का एसएसटी रिलेटेड पेडागोजी होता है उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एसएसटी में हिस्ट्री है, ये जो और हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं उनको तो हम पढ़ना है तभी हम जवाब दे पाते हैं उनका। जैसे गांधी जी के आंदोलन है, क्या आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी, क्वेश्चन नंबर 44, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? तो इसमें अब हमें पहले चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने, उसके बाद पहला ऑप्शन, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? तो हम ये सोच रहे हैं कि ये इनकी सोच तो इस प्रकार की थी, लेकिन फिर भी विज्ञान और मशीनरी की आलोचक थी, ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया कि इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको रिलेट किया लघु उद्योगों से और वे घट जाएंगी इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानवीय जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन 3, इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने का चयन करेंगे। ऑप्शन 3, इसमें श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेंगी। तो अब इसमें हमारा ऑप्शन जो 2 है वो सही है, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी, ऐसा सोचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है या रखे गए हैं? किसके आधार पर? एक यहाँ पर ध्यान देने का है कि ताप कटिबंध के अनुक्रम में, ये ताप कटिबंध के अनुक्रम में रख के ही आपको इनके ऑप्शंस देखने हैं, फिर उनका अनुक्रम सही तरीके से है या नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए में उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, और ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ऑप्शन सी दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। अब इनको हमें फिर कूट से मिलाना है कौन, और पहले की तरह हम करते हैं, एक एक करके चलते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, फिर उसको हम मिलान करेंगे अपने इन वाले ऑप्शन से। तो इसमें पहला जो है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो इन्होंने ऑप्शन ए दिया है वह सही है। और जो बी उष्ण कटिबंध और उत्तर शीतोष्ण और कटिबंध और शीत कटिबंध, ये भी सही है। और ऑप्शन 3 दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ये नहीं है सही। तो यानी ए और बी जहाँ पर हमें सही मिलेगा कॉम्बिनेशन में वो सही होगा। तो पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया, यानी कि 1 नंबर पर, तो हमारा आंसर है ये एक वाला, ए और बी। ना ही ये है, ना ही ये है और ना ही ये है, यानी कि हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के अनुक्रम को सही तरीके से लगाएं तो ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही है, ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर भी हमें किसका संदर्भ देखना है? देशांतर का। इसके आधार पर ही हमने इनको मिलाना है, फिर इन कूट से इनको मिलाना है। देशांतर काल्पनिक अर्थ वृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है, पहला ऑप्शन। प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध,
तीसरा ऑप्शन 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। और फोर्थ है हमारा देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब इसमें हम पहले की तरह ही जो सही और लग रहे हैं हमें उन पर निशान लगाते जाएंगे और जो फाइनल होगा उसे उस पर लगाएंगे। अब इसमें कौन कौन से सही हैं हमें ये देखने हैं। जो देशांतर काल्पनिक है और अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं इनकी त्रिज्या समान है, ये सही है। और प्रमुख योगांतर पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये नहीं है सही। और 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है, ये भी सही नहीं है ऐसा। और लास्ट का है देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये सही है। यानी कि जहाँ पर ऑप्शन हमें ए और डी में लेंगे वो सही है। पहले नंबर एक ऑप्शन में ए बी सी है, नहीं है सही। बी और सी नहीं है सही। आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ए और डी दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन ये सही है, ए और डी। और ये भी नहीं है। इस प्रकार से हमें जो कूट होते हैं वो मिलाने होंगे। इस वाली प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा कूट आए हुए हैं। आगे है निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में क्या कहा है कि हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और कथन बी क्या कहता है कि CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। अब हमें दोनों ही देखने हैं कि दोनों सही हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से इनके कूट दिए हुए हैं। तो अब हम पहले की तरह ही करेंगे। पहले हम कथन ए को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वह सही है, क्योंकि ऑप्शंस में इन्होंने कैसे दिया है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं, ए सत्य है बी असत्य है, और ए असत्य है और बी सत्य है। तो इनमें ये तो कहा ही नहीं है कि वो उसको परिभाषित करता है या नहीं करता है, तो इसलिए हमने ऑप्शंस देख लिए। अब हमें ये बस सिर्फ ये देखना है कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है। तो जो कथन ए है हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह सत्य है। ये तो आपने अब तक पढ़ा भी होगा। और कथन बी CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, ये गलत है। तो जो ऑप्शन अब हमें देखने हैं कि जो कूट में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें केवल ए को किस में सत्य बताया गया है, तो वो बताया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ए सत्य है और बी असत्य है। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जहां पर नुकसान हो जाता है उस रिएक्टर स्केल को हमें बताना है इसमें। तो ना ही तो 4.0 पर है, ना 6.0 पर है और ना ही 7.0 पर है। तो ये है 5.0 पर, यानी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये आपको पता, रिएक्टर पैमाने पर 5.0 या इससे अधिक जब हो जाता है, इससे अधिक तो ये सारे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है कि कौन से अधिक, यानी 5.0 से शुरू हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर 5.0 होगा। उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है। तो 5.0 से शुरू हो जाता है, जहां वस्तुओं के गिरने से नुकसान होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब फिर कूट वाला है और हमें इसी प्रकार से हमें देखना होगा, एक एक को पढ़ेंगे हम
ऑप्शन ए, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद विकिरण पिंड बन जाती है। तीसरा, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कूट में उन्होंने सही गलत दिया है, सत्य असत्य दिया है, या कोई पुष्टि करने के लिए तो नहीं दिया। तो ऑप्शन में इन्होंने सही वाले ही दिए हैं। अब हम इन तीनों ऑप्शंस में से जो सही है उसका ही सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि अब एक एक को पढ़ेंगे और निशान लगाते जाएंगे, जो गलत है वो गलत और जो सही है, और फिर कूट में जाके उसको हम उसका मिलान कर लेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, यह सही है। दूसरा जो बी है, पृथ्वी स्वयं गर्म होने के कारण एक विकिरण पिंड बन जाती है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, ए और बी। तो तीसरा है, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है, ये गलत है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं है इसमें। तो जो ए और बी सही बता रहा है वो ऑप्शन हमें ढूंढना है। ए में लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी ये हमारे हैं ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया हमारा ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, कूट का ऑप्शन नंबर 1, ध्यान रखना है, कूट का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त जो सौर विकिरण होती हैं से पृथ्वी की सतह गर्म होती है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद जब वो स्वयं गर्म हो जाती है एक विकिरण पिंड बन जाती है। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? ऑप्शन 1 है, वायु में गैसों की उपस्थिति। मतलब हम इस बात को किस प्रकार से समझाएंगे? और वायुदाब होगा या आर्द्रता होगी या मौसमी पवनें होंगी? तो सीधी सी बात है, आर्द्रता होगी। जब कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं, हमारा शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूखता, तब मौसम में आर्द्रता होती है, ना कि गैसों की उपस्थिति, ना ही वायुदाब, ना ही मौसमी पवनें। आर्द्रता के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर वनों के प्रकार हैं और यहाँ पर भारत के स्थान, यानी कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय बंधीय वर्षावन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। अब हमें पहले की तरह यहीं पर मिलान कर लेना और फिर कूट से उसका मिलान करना है। हमें इसमें पहले देखना जो जो हमें सटीक पता है, सबसे पहले हमें उनका मिलान करना है। जैसे कि हमें जो सटीक पता है कि जो दूसरा है वो ये है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पर होते हैं। और जो तीसरा है उसका हमारा बी है, और जो फर्स्ट है हमारा उसका सी है। ये आपको पता ही होगा कि कटीली झाड़ियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। तो हमारे 3 ऑप्शंस हमें मिल गए जो हमें सटीक पता थे। जैसे राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ हमने मिला दिया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पर, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव पर। घाट वही है लेकिन जो ढलाव है उसमें चेंज हो गया और उसी वजह से वो पर्णपाती हो गया। अब केवल एक बच गया, तो वो सीधी सी बात है उसका मिलान उसी में होगा। इसी तरीके से हमें करने, अगर हमें 2 भी पता हैं सटीक तो पहले उन दोनों को मिलाना है, फिर जो शेष बचेंगे उनमें से करके उनको करना। तो ये मैंग्रोव वन जो है वो सुंदर वन, इसका मिलान इससे हो जाएगा। तो ये वाले अब कूट में किससे बैठ रहे हैं? क्या ए का 2 नहीं है, पहले से ही पहला ही गलत हो गया हमारा, इसमें नहीं है इसका ये। और जो ऑप्शन 2 दिया है इन्होंने कहा है कि ए का 3,
तो ए का 3 भी हमारे अनुसार नहीं है जो हमने अभी मिलान किया। तीसरे में हमारा ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, हाँ बिल्कुल मैच कर गया, हमारे के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। और बी का तीसरा है, ये भी मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है इसमें। यानी इस तरीके से जब हमने स्वयं यहाँ पर मिलाया तो उसमें कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसके अनुसार बैठ गया, तो सही आंसर तीसरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। किसके में? जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा और ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो संकरा हो रहा है, संकरा यानी सुकड़ रहा है, छोटा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही है? तो किसका बता रही हैं? अब ये तो जितना नॉलेज होगा, पढ़ा होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। जापान का भी नहीं है, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, केन्या है, जर्मनी भी नहीं है। तो वो जो केन्या का जनसंख्या पिरामिड बता रही हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो केन्या है वो आधार पर चौड़ा है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो केन्या है वो आधार पर जो बेस है उसका चौड़ा है, और जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया वह संकरा हो गया, और वह जनसंख्या पिरामिड जो है वो केन्या का इसमें दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी, उच्च आय। और इसमें कूट दिया हुआ है, हमें फिर मिलान करना है इसमें। तो इसमें हमें देखते हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यानी कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य और उच्च आय कौन सा या कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष हैं? इसमें गरीबी नहीं है। कार्य हेतु अच्छे अवसर होने चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए और उच्च आय होनी चाहिए। तो ए, बी और डी हमारे किस ऑप्शन में मिलते हैं? ए, बी, सी नहीं मिलते इसमें, ये भी नहीं है। ए, बी और डी हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिले हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है ए, बी और डी, यानी कि कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए और उच्च आय होनी चाहिए। ये है हमारे किसी भी प्रवास को, या कहीं पर हम रहने प्रवास कर रहे हैं तो उसके लिए अपकर्ष के कारक ये ही होते हैं। आप कहीं पर भी जाकर रहना चाहेंगे तो आप यही तो चाहेंगे कि वहाँ पर कार्य के भी अच्छे अवसर हों, वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं भी अच्छी हों और सैलरी भी अच्छी हो, यानी उच्च आय हो। तो ये 3 पॉइंट हैं और जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है 2। पूरे क्वेश्चंस हमारे आज के हो चुके हैं।